और अब बात कर रहे हैं सौगातों की। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 280 करोड़ के 2 फ्लाईओवर परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकासनगर के मिनी स्टेडियम से टेढ़ी पुलिया पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फ्लाईओवर से लाखों लोगों को जाम से निजात मिलेगी। करीब 2 किलोमीटर लंबे 4 लेन के फ्लाईओवर बनाने का काम कोरोना काल के बावजूद तय समय में पूरा कर लिया गया है। इसकी लागत करीब 88 करोड़ आई है। राजनाथ सिंह ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के लिए सीएम योगी की तारीफ की है। जाम से मुक्ति, समय और ईंधन की बचत है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को फास्ट डिलीवरी और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि 2022 तक लखनऊ से कानपुर 2 घंटे नहीं बल्कि महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, जबकि दिल्ली से देहरादून महज 2 घंटे में ही पहुंचा जा सकेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे। अब मैं आधा घंटा बोलता हूं तो लोगों को लगता क्या होगा, पर ये मुझे याद है कि जब मुंबई और पुणे के बीच में मैंने हाईवे बनाया था तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखे थे कि ये कैसा मिनिस्टर है, ये 8 घंटे लगते हैं और बोलता है 2 घंटे में मुंबई से पुणे जाएंगे। ये कुछ भी बोलते हैं और लोगों ने इस पे विश्वास रखना चाहिए क्या? तो मैंने कहा आप रखना है तो रखिए, नहीं रखा है तो रखना है तो मत रखिए। पर आज मुंबई और पुणे के बीच में 8 घंटे नहीं 1.25 घंटे लगते हैं। और योगी जी को मैं और अच्छी बात बताऊंगा कि आप लोग दिल्ली से देहरादून नया हाईवे बना रहे अक्षरधाम से, नया पूरा ग्रीन, और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और देहरादून के 50 किलोमीटर पहले 47 मीटर हरिद्वार में वो भी 2 घंटे में, और इसी हाईवे से अंबाला को होकर हम चंडीगढ़ जाएंगे 2 घंटे में। तो दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़ और हरिद्वार 2 घंटे पे आएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से बीमारू राज्य का टैग हटाया है और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस बात की देशवासियों को बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे दौड़ रहा है। गडकरी ने कहा कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं और करता हूं वही कहता हूं, इसलिए मेरी घोषणाओं पर कोई शक नहीं करता। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि आप लखनऊ के लिए हजारों करोड़ भी मांग लेते तो वो खुशी खुशी दे देते। उन्होंने जितने बातों का उल्लेख किया है, जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं ऐसा घोषित करता हूं। आपको शायद लगेगा
कि मैं घोषणा करूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मेरी घोषणा के बारे में सवाल पूछने वाला अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कहता हूं वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। पर राजनाथ सिंह जी ने मेरे ज्येष्ठ मित्र है, उसका बहुत कम ही उपयोग किया। वैसे आप भी 5-10 हजार करोड़ लखनऊ के लिए मांग लेते तो मैं तैयार हूं, वो भी ऑफर आपको देके जा रहा हूं। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते रिंग रोड के काम उत्तर प्रदेश में अटके हुए हैं, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे तो वो पूरा सहयोग करने को तैयार है। विशेष रूप से योगी जी को एक बात के लिए अनुरोध करूंगा कि बहुत से जो रिंग रोड बनाने के थे, जो अनेक शहरों में उत्तर प्रदेश में थे, तो आपके और बीच में हमें चर्चा हुई थी कि 50% लैंड एक्विजिशन उसके लिए आप देंगे और 50% पैसा हम देंगे। पर राज्य सरकार को काफी दिक्कत आ रही है और इसलिए वो अनेक शहरों के हुए हैं। तो मैं आपसे ऐसा प्रस्ताव दूंगा कि ये अगर ज्यादा होता है तो ये नोशनल लॉस होगा आपका। आप ये रिंग रोड के लिए पूरी लैंड हम एक्वायर करेंगे, केवल ये रोड बनाने के लिए जो स्टील और सीमेंट लगेगा, उसके जो राज्य सरकार का जीएसटी लगेगा, उसमें आप एग्जाम कर दो क्योंकि ये नोशनल लॉस है। और जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे उसकी रॉयल्टी माफ कर दो, अगर रोड बनाएंगे तो ही मिलने वाला है। तो ये नोशनल लॉस है, इतना आप कर दीजिए। मैंने काफी राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर दिया और अनेक रिंग रोड का काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गडकरी को भरोसा जताया कि केंद्र की सभी योजनाओं में वो सहयोग करेंगे और बनने वाली रिंग रोड के लिए रॉयल्टी फ्री मिट्टी और बाकी सामान मुहैया कराएंगे। बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे राज्य सरकार ने हाईवे के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर यूटिलिटी शिफ्टिंग में जो सुपरविजन चार्जेस होते थे वो 15% से घटाकर के उसको 5% तक किया है। रॉयल्टी फ्री मिट्टी हर एक कार्य के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। भारत सरकार जिस भी कार्य के लिए राज्य सरकार के पास विकास से जुड़ी हुई कोई भी परियोजना जो प्रदेश के नागरिकों के हित में होगा, उन सभी परियोजनाओं में राज्य सरकार पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ हर संभव सहयोग करेगी। पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश की। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, बीजेपी ने पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिलावार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, सभी जिलों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। पंचायत चुनाव पर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, बीजेपी ने पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कल बीजेपी की बैठक हुई थी, काफी देर तक वो बैठक चली थी। लगातार कल की बैठक का भी अपडेट हमने दिया था और माना यह जा रहा था कि कल देर रात तक ये लिस्ट आ सकती है, लेकिन यहां पर आज ये लिस्ट आई है और बीजेपी ने पंचायत प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर बीजेपी ने किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से कवायद की, जिस तरीके से कल बैठक की गई थी, आज यहां पर अब लिस्ट सामने आ गई है। पंचायत प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 1600 प्रत्याशियों की घोषणा एक साथ यहां पर की है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं और उससे पहले यहां पर बीजेपी ने आज 1600 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने संगठन के स्तर पर बाकी जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों ने बैठकर कल मंत्रणा की थी, उसके बाद बाकायदा एक एक पॉइंट वार चीजों को देखा गया और उसके बाद 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना, कल ही हम उम्मीद जता रहे थे कि लिस्ट आएगी, लेकिन थोड़ा देर लगी है, लेकिन लिस्ट सामने आ गई है। किनको प्राथमिकता दी गई है?
बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से मंथन हुआ है प्रत्याशियों के नामों को लेकर के, उस तरह से बीजेपी ने काफी तैयारी की है और जिलेवार ये सूची निकाली गई है। हर जिले की अलग अलग सूची है, जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशियों की सूची है और उसमें युवाओं और जो कास्ट जो कैलकुलेशन है बीजेपी का, उन दोनों का ध्यान रखा है कि किस तरह से इस चुनाव को जो है पंचायत चुनाव को की जीत को आगे की विधानसभा चुनाव की राह आसान किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी सूची निकाली गई है। तो 2 दिन का मंथन प्रदेश स्तर पर हुआ है, इसके पहले वार्ड स्तर पर मंथन हुआ, फिर क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर मंथन हुआ और कल से लेकर आज तक अब जाकर ये सूची जारी हुई है और यहाँ पे प्रदेश स्तर पे इसके लिए मंथन के बाद ये सूची जारी हुई है। ये बात एक निकलकर सामने आई थी रंजना कि जो लोग पद पर हैं, अगर वो टिकट के दावेदार बनेंगे या टिकट उनको दिया जाएगा तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं? बिल्कुल, इसी के लिए प्रदेश स्तर पे इतना टाइम लगा है, इतना समय लगा है। अभी सूची तुरंत ही जारी हुई है, तो अभी ये जो कल की बात हुई थी उसमें कहा गया था इसका ख्याल रखा जाएगा कि जो पार्टी पदाधिकारी होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए अब ये सूची सामने आई है अनुपम। हम लोग जरूर इस सूची को देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी प्रत्याशी है जो पद पे हो और उसका वो चुनाव भी लड़ रहा हो। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमने इस चीज को ध्यान रखा है कि कोई भी जो प्रत्याशी पद पे है, वो संगठन के पद पे है, वो प्रत्याशी पंचायत चुनाव में नहीं होगा। तो क्या रंजना इसे इस तरह से समझा जाए कि अब 2021 में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी 2022 का एक रोड मैप तैयार कर रही है, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रही है, इसीलिए प्रत्याशियों के मंथन पर इतना वक्त लगा? ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उसमें सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के वो जमीन पे जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी की तैयारी जो मिशन 2022 के लिए है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश है पार्टी की कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए जमीन स्तर पे गाँव में भाजपा की सरकार बने, जिला पंचायत वार्ड स्तर पे भाजपा के लोग हों, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के, इसी तरह से जो तैयारी है जमीन पर बीजेपी की, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलना होगा। इसलिए इतना मंथन हुआ और इसकी बहुत गहन तैयारी के बाद इस सूची को जारी की गई है। लेकिन रंजना, एक बात जरूर खड़ी होती है कि आरक्षण सूची में जिस तरीके से लिस्ट में बदलाव हुआ, उसके बाद जो पहले दावेदार थे, फिर लिस्ट बदलने के बाद दूसरे लोग सामने आए, ऐसे में कुछ लोगों में निराशा भी देखने को मिल रही है क्या? देखिए, बीजेपी की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है और वो स्ट्रैटेजी अंतिम क्षण तक उनकी बनी रहती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो और अब पंचायत के चुनाव में भी ये देखने को मिला। कल से नामांकन शुरू हो रहा है अनुपम और आज सूची जारी हुई है। इस सिलसिला इनका सभी चुनाव में होता है और बीजेपी चुनाव लड़ती है। इनका कहना है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होगा वो चुनाव जीतेगा, वो चाहे निराशा की आशा की बात है, फिर हम उसको आगे मौका देंगे, लेकिन मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। तो इस सिद्धांत पर जब बीजेपी काम करती है तो उनके कार्यकर्ताओं में वो अपने कार्यकर्ताओं को जरूर मना ले जाते हैं कि हम अगली बार आपको मौका देंगे या दूसरी जगह मौका देंगे और इस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत इन लोगों ने काम किया है। पंचायत चुनाव की सूची भी इसी रणनीति के तहत इन्होंने जारी की है। रंजना, हम देखते हैं अक्सर जब विधानसभा चुनाव होते हैं या छोटे स्तर के चुनाव होते हैं तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है कि जिताऊ और टिकाऊ के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधा जाए। बिल्कुल, इस चुनाव में भी ये ख्याल रखा जा रहा है कि जो है उनके जो लोग हैं, देखिए जमीन पे लोगों को संतुष्ट करना, जमीनी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इस चुनाव में और यही कारण है कि बीजेपी ने जो इनके 300 से अधिक विधायक हैं, कहा कि विधायकों के जो बिल्कुल रंजना, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजना हमारी संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रही थी। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों के समूह से आज मुलाकात की। ये बच्चे आंध्र प्रदेश से भारत भ्रमण के लिए निकले थे। इन्होंने सीएम योगी से मिलने की इच्छा जताई थी। ये बात जैसे ही सीएम योगी को पता चली, उन्होंने बच्चों के ठहरने का इंतजाम किया और उन्हें होली का तोहफा भी दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने खुद इन बच्चों से मुलाकात भी की। तो बच्चों के बीच में सीएम योगी ने आज बच्चों से मुलाकात की है। ये आदिवासी बच्चे हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं और इनसे मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बच्चों को उन्होंने होली का तोहफा भी दिया। आपको बताएं, ये बच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते थे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने इनकी इच्छा पूरी की और इनसे मुलाकात की। तो बच्चों के बीच में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चे
जो कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। इनकी इच्छा को मुख्यमंत्री ने पूरा किया और इनसे आज मुलाकात की और इस मौके पर मुलाकात के साथ साथ उन्हें होली का तोहफा भी दिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बच्चों से मुलाकात की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों से, वहां पर आदिवासी बच्चे हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए थे और इनसे आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, बातचीत की, उनसे पूछा भी कई चीजों को और इस दौरान होली के तोहफे भी इन बच्चों को दिए गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।